हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ आप अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं मोनिका रावत आपका स्वागत करती हूँ आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून में। बच्चों, आज हम क्लास 7 का जो आपका सब्जेक्ट है साइंस, उसका चैप्टर हीट को कंटिन्यू करेंगे। तो बच्चों, पिछले लेक्चर में हम इस चैप्टर के कुछ क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस कर रहे थे। आज हम इसके आगे के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, आज का आपका पहला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर्स हैज अ किंक। यानी आपको बताना है कि निम्न में से कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिसमें किंक होता है। ठीक है, यानी कौन सा ऐसा तापमापी है जिसमें किंक होता है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला है लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला तापमापी। अगला है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी तापमापी या डॉक्टरी थर्मामीटर। नेक्स्ट है बोथ ए एंड बी यानी दोनों ए और बी। और नेक्स्ट है आपका डी जो ऑप्शन है, डिजिटल थर्मामीटर। अब यहाँ पे आपसे पूछा गया है इनमें से कौन से थर्मामीटर में किंक होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर, क्लिनिकल थर्मामीटर और डिजिटल थर्मामीटर की, तो तीनों के तीनों का हम उपयोग टेम्परेचर यानी ताप को मापने के लिए करते हैं। ठीक है, टेम्परेचर को का मापन करने के लिए हम जो है लेबोरेटरी, क्लिनिकल और डिजिटल थर्मामीटर का यूज करते हैं। अगर हम डिजिटल थर्मामीटर की बात करें तो डिजिटल थर्मामीटर में जो टेम्परेचर होता है वो आपको डिजिटली दिखाई देता है, यानी वहाँ पे एक डिजिटल बोर्ड होता है जिसपे आपको नंबर्स की फॉर्म में जो है टेम्परेचर दिखाई देता है। वहीं अगर हम लेबोरेटरी और क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, प्रयोगशाला और डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें, तो ये जो दो थर्मामीटर है इनमें हम मरकरी का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली पतली लंबी ट्यूब होती है जिसमें मरकरी होता है और साइड में जो है मेजरमेंट लिखा होता है। अब यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो आपका मरकरी होता है यानी जो आपका पारा होता है उसके लेवल के अनुसार ही हम टेम्परेचर को यानी तापमान को मापते हैं। अब हमारे पास जो ये दो थर्मामीटर होते हैं, अगर हम लेबोरेटरी थर्मामीटर की बात करें यानी प्रयोगशाला तापमापी की बात करें, तो इसका उपयोग हम प्रयोगशाला में करते हैं। प्रयोगों में यानी जितने भी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं उनमें हम इसका यूज करते हैं। अब अगर हम एक्सपेरिमेंट्स की बात करें तो एक्सपेरिमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं, नॉर्मली जो है थर्मामीटर को अपने जो भी आपका लिक्विड है, जो भी आपका तरल है, जो भी वस्तु है जिसका आपको टेम्परेचर मापना है, उसमें आप क्या कर देंगे, जो आपका थर्मामीटर है उसका बल्ब लगाएंगे, उसका बल्ब रखेंगे और वहां पे जो पारा होगा, पारा क्या होगा, एक्सटेंड हो जाएगा। यानी वो जो है जैसे आप उसे वस्तु में लगाएंगे, गर्मी के कारण वो एक्सटेंड हो जाएगा, जिस कारण क्या होगा, वो एक लेवल तक जाएगा। ठीक है, अब जिस लेवल तक वो जाएगा वहां पे आपकी मेजरमेंट लिखी होगी, वहां पे कुछ आपके पास जो है मापन लिखा होगा, उसको आप जो है नोट करें। यहाँ पे क्योंकि हम प्रयोगों में तापमापी का उपयोग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम इजीली किसी भी लिक्विड और जो आपकी वस्तु है, जो भी लिक्विड वगैरह का आप जो भी मान लीजिए पानी का आप टेम्परेचर माप रहे हैं, तो आप जो है उसका आसानी से जो है टेम्परेचर माप सकते हैं, उसमें डुबोए रखें। लेकिन जब हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करते हैं तो डॉक्टरी थर्मामीटर से हम मानव शरीर का तापमान मापते हैं। अब अगर हम मानव शरीर के तापमान की बात करें यानी ह्यूमन टेम्परेचर की बात करें, तो आप कैसे मापते हैं, आप थर्मामीटर का जो बल्ब है जिसमें आपकी मरकरी होती है उसे आप मुंह के अंदर रखते हैं। फिर क्या होता है, बॉडी के टेम्परेचर के कारण वो जो मरकरी होती है वो एक्सटेंड हो जाती है। मरकरी के एक्सटेंशन के कारण क्या होता है, आप उसका टेम्परेचर यानी बॉडी का टेम्परेचर माप पाते हैं। अब आप ऐसे ही मुंह में रख के आप टेम्परेचर तो माप नहीं सकते, आपको क्या करना होता है, थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालना होता है। ठीक है, थर्मामीटर को आपको मुंह से बाहर निकाल के देखना पड़ता है
तभी आप उसका टेम्परेचर माप सकते हैं। अब इस प्रोसेस में क्या होता है, टेम्परेचर में यानी तापमान में बदलाव आ रहा है, क्योंकि शरीर का तापमान ज्यादा है बाहर के तापमान से। तो क्या हो रहा है, जैसे ही आप थर्मामीटर को अंदर से बाहर लेके आएंगे यानी अपने मुंह के अंदर से बाहर निकालेंगे, तो क्या होगा, टेम्परेचर में बदलाव आएगा, जिस कारण मरकरी का जो लेवल है वो नीचे गिर सकता है। ठीक है, मरकरी का जो लेवल है वो नीचे गिर सकता है या गिर जाता है। तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, डॉक्टरी तापमापी यानी क्लिनिकल, ठीक है, क्लिनिकल थर्मामीटर जो होते हैं उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम जो है किंक बनाते हैं। किंक जो होता है, ठीक है, आपके जो तापमापी होता है, आपका तापमापी कुछ इस तरीके का होता है, आप जानते हैं। तो यहाँ पे आपकी क्या होती है, बीच में एक पतली सी पाइप होती है और यहाँ पे हल्का सा तिरछा होता है। अब ये जो किंक होता है ये क्या मदद करता है, जब हम थर्मामीटर को मुंह से बाहर निकालते हैं तो टेम्परेचर में बदलाव आता है। ठीक है, जिस कारण क्या होगा, जो आपके थर्मामीटर के अंदर पारा है यानी मरकरी है उसके लेवल में बदलाव आएगा। अब ये किंक क्या करता है, ये इस बदलाव को आने से रोकता है, यानी पारे को नीचे गिरने से रोकता है। ठीक, तो इसका उपयोग किसमें किया जाता है, क्लिनिकल थर्मामीटर में। क्यों किया जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो है मेजरमेंट आप मुंह के अंदर जो है थर्मामीटर को रख के मेजरमेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए आपको मुंह से बाहर निकालना होता है, जिस कारण क्या हो सकता है, मरकरी का जो पारा, जो आपका पारा जो है यानी थर्मामीटर का जो पारा है वो नीचे गिर जाएगा और आपका मेजरमेंट गलत आएगा, इसलिए यहाँ पे किंग का यूज किया जाता है। बाकी किसी भी थर्मामीटर में किंग का उपयोग नहीं किया जाता। ठीक है, तो आपके जो ये क्वेश्चन है इसका आंसर है बी यानी क्लिनिकल थर्मामीटर। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ क्लिनिकल थर्मामीटर, यानी जो क्लिनिकल थर्मामीटर होते हैं, डॉक्टरी थर्मामीटर होते हैं, इनकी टेम्परेचर रेंज क्या होती है, ये आपसे पूछा गया है। तो आपके पास यहाँ पे रेंज है 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, पहला आपका है 35 टू 42 डिग्री सेल्सियस। बी ऑप्शन है -10 डिग्री सेल्सियस टू 110 डिग्री सेल्सियस, यानी -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। अगला है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, यानी 0 से 100। ठीक है, अगला है आपका यानी डी ऑप्शन है 32 से 42 यानी 32 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है। आपको बताना है कि जो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है यानी डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसकी रेंज क्या होती है। अब अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर यानी क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, तो इसका उपयोग किसके लिए होता है, ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर मापने के लिए, यानी मानव शरीर का तापमान मापने के लिए इसका यूज होता है, या उसका ताप मापने के लिए इसका यूज होता है। ठीक है, अब हम डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग करते हैं, अपने मुंह के अंदर जो है जो आपका थर्मामीटर है उसका बल्ब रखते हैं और टेम्परेचर को मापते हैं। अब अगर हम डॉक्टरी थर्मामीटर की बात करें तो इससे हम मानव शरीर का तापमान मापते हैं। तो यानी कि इसकी जो रेंज होनी चाहिए वो वह होनी चाहिए जो मानव शरीर का टेम्परेचर होता है, यानी न्यूनतम और अधिकतम जितना एक ह्यूमन बीइंग का टेम्परेचर हो सकता है उसी रेंज का आपका ये डॉक्टरी थर्मामीटर होना चाहिए। अब हमने क्या पढ़ा है, हमने ये पढ़ा है कि जो मानव शरीर है इसका तापमान, नॉर्मल जो तापमान है वो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पे जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है इसकी जो रेंज यानी टेम्परेचर रेंज जो रखी जाती है वो 35 से 42 रखी जाती है। क्यों रखी जाती है, क्योंकि जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो मानव शरीर होता है उसका जो टेम्परेचर है वो इतने ही लेवल के बीच में रहता है, इससे कम या ज्यादा नहीं होता। ठीक है, तो अगर हम बात करें यहाँ पे इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन में आपको बताना है कि डॉक्टरी थर्मामीटर का जो रेंज है वो क्या होता है। तो उसका जो रेंज है वो आपका है
35 से 42 डिग्री सेल्सियस, यानी ऑप्शन ए। अब आपका अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग थर्मामीटर कंटेन मर्क्यूरी, यानी निम्न में से कौन सा ऐसा थर्मामीटर है जिसमें मरकरी होता है, जिसमें पारा होता है। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कि कौन कौन से थर्मामीटर है जिसमें पारा होता है या तापमापी है जिसमें पारा होता है। पहला है क्लिनिकल थर्मामीटर यानी डॉक्टरी थर्मामीटर, दूसरा है लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर, तीसरा है बोथ ए एंड बी, चौथा है नन ऑफ दीज। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है। ठीक है, अब अगर हम क्लिनिकल थर्मामीटर की बात करें, यानी जो आपका डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, तो जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है, अगर हम इसकी बात करें तो डॉक्टरी थर्मामीटर का उपयोग जो है मानव शरीर का तापमान मापने के लिए किया जाता है। इसी तरीके से अगर हम लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करें, ठीक है, प्रयोगशाला थर्मामीटर की बात करें तो इसका उपयोग प्रयोगशालाओं में एक्सपेरिमेंट्स यानी प्रयोग करने के लिए किया जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोनों की अगर हम बात करें, दोनों का स्ट्रक्चर सेम होता है, दोनों ग्लास की पतली लंबी ट्यूब होती है। ठीक है, दोनों के आगे क्या होता है, बल्ब होता है, साथ ही साथ दोनों में पारा होता है, यानी यहाँ पे जो टेम्परेचर का मेजरमेंट होता है वो पारा यानी मरकरी के माध्यम से होता है। ठीक है, तो यानी आपका क्लिनिकल थर्मामीटर में भी पारा होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला जो तापमापी होते हैं, थर्मामीटर होते हैं, इनमें भी पारा होता है, यानी ए और बी दोनों में पारे का उपयोग किया जाता है, यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन सी है, यानी बोथ ए एंड बी। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है बोथ ए एंड बी। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, व्हाट इज द रेंज ऑफ द टेम्परेचर रीडिंग ऑफ अ लेबोरेटरी थर्मामीटर, यानी प्रयोगशाला तापमापी या थर्मामीटर का तापमान की जो रेंज होती है उसकी रीडिंग क्या होती है। यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, पहला है -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस, दूसरा है 35 से 42 डिग्री सेल्सियस, तीसरा है 0 से 100 डिग्री सेल्सियस, चौथा है -10 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है, तो तापमान यानी ताप की बेसिकली टेम्परेचर की रेंज पूछी गई है लेबोरेटरी थर्मामीटर में। अब लेबोरेटरी थर्मामीटर का यूज कहाँ होता है, लेबोरेटरी यानी प्रयोगशाला में किया जाता है। ठीक है, प्रयोगशाला में किया जाता है। बेसिकली यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, और एक्सपेरिमेंट्स में टेम्परेचर को मापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। अब जिस प्रकार से इसका उपयोग है, क्योंकि इसका उपयोग एक्सपेरिमेंट्स में किया जाता है, तो उसी के अनुसार यहाँ पे जो है रेंज होनी चाहिए। तो यहाँ पे जो रेंज होती है वो इसकी कितनी होती है आपकी, -10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस। यानी अगर हम बात करें लेबोरेटरी थर्मामीटर यानी प्रयोगशाला तापमापी की, तो इसके जो टेम्परेचर रेंज है वो -10 से 110 होती है, यानी इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए, -10 से 110 डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट अब हम चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। तो आपका अगला प्रश्न है, द ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर बॉडी टू कोल्डर बॉडी इज कॉल्ड, यानी गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है। ठीक है, क्या कहा जा रहा है यहाँ पे, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का
स्थानांतरण, ठीक है, क्या कहलाता है? आपके ऑप्शन है, पहला है कंडक्शन यानी चालन, इंडक्शन यानी प्रेरण, नेक्स्ट है कन्वेक्शन यानी संवहन, नेक्स्ट है रेडिएशन यानी विकिरण, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन हैं, चालन, प्रेरण, संवहन और विकिरण। आपसे ये पूछा गया है कि गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण क्या कहलाता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि ठंडा पिंड जो है वो गर्म पिंड के कांटेक्ट में आया और इस कारण क्या हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण हो गया। मान लीजिए ये हॉट बॉडी है यानी गर्म पिंड है, और ये क्या है, ठंडा पिंड। दोनों आपस में कांटेक्ट में आए और यहाँ पे क्या हुआ, ऊष्मा का स्थानांतरण हुआ, यानी क्या हुआ, ठंडा जो पिंड था उसका टेम्परेचर बढ़ गया, ठीक है। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ठीक है, ये आपसे पूछा गया है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम पिंड की बात करें यानी बॉडी की बात करें बेसिकली, और बॉडी को नॉर्मली हम सॉलिड्स में एज्यूम करते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें अगर सबसे पहले हम विकिरण की बात करें यानी रेडिएशन की बात करें, तो विकिरण प्रक्रिया क्या होती है, रेडिएशन प्रोसेस क्या होती है? रेडिएशन प्रोसेस जो होती है ये एक प्रोसेस है, एक प्रक्रिया है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण यानी हीट का ट्रांसफर होता है, लेकिन यहाँ पे बीच में किसी भी प्रकार का मीडियम यानी माध्यम नहीं होता। जैसे कि हम बात करते हैं कि जो सूर्य की ऊष्मा है वो पृथ्वी तक आती है, ठीक है, सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है, तो कैसे आती है, वो सूर्य से पृथ्वी पे आ रही है, बीच में किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं है, ठीक है। आप जानते हैं बीच में स्पेस है, कोई भी मीडियम नहीं है। तो यहाँ पे जो सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी तक आती है वो विकिरण यानी रेडिएशन प्रक्रिया से ही आती है। नेक्स्ट है आपका कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन की प्रक्रिया जब हम पढ़ रहे थे तो हमने ये प्रक्रिया वायु और जल में पढ़ी थी। तो हमने क्या देखा था कि अगर आप क्या करते हैं, कहीं पे जो है आप इस तरीके से आग जला देते हैं, ठीक है, आग जला दी आपने। अब आप क्या करेंगे, आप अगर क्या करते हैं, इसके ऊपर यहाँ पे हाथ रखते हैं, मान लीजिए यहाँ पे अपनी हथेली आपने रख दी, तो आप क्या करते हैं, आपको जो है गर्म महसूस होता है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ये लौ है या ज्वाला है या जो ये आग है, आग के पास जो एयर है वो गर्म हो गई। गर्म होने के कारण वो कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। ठंडी होने के कारण जो हवा है वो क्या हो जाती है, वो ऊपर की ओर उठ जाती है। गर्म हवा ऊपर चली गई यानी यहाँ पहुंच गई, अब ऊपर की ओर जा रही है, और साइड की हवा जो कि इस लौ के आसपास नहीं है वो ठंडी है, वो क्या करेगी, वो इसकी जगह लेने के लिए यानी जो गर्म हवा है उसकी जगह लेने के लिए लौ के ऊपर जाएगी, फिर वो गर्म हो जाएगी, फिर वो ऊपर जाएगी। तो क्या हो रहा है, हवा गर्म हो रही है, ठीक है, वो ऊपर जा रही है। अब इस तरीके से पूरी साइकिल चलती रहती है, यानी आपके ऊपर जो हवा है वो गर्म होती है, वो ऊपर उठ जाती है, ठीक है। ऊपर उठने के बाद जो साइड में या आसपास ठंडी हवा है वो उस गर्म हवा की जगह लेने के लिए चली जाती है, फिर वो गर्म होती है, वो ऊपर उठ जाती है, बाकी जो ठंडी हवा है वो फिर लौ के पास आती है। तो इस तरीके से पूरी प्रोसेस चलती रहती है और संवहन के माध्यम से जो है वायु गर्म हो जाता है। इसी प्रकार से हमने जल का उदाहरण देखा था, तो हमने ये देखा था कि कैसे अगर आप किसी बर्तन में पानी रखते हैं, मान लीजिए आपने एक पतीला लिया, उसमें आपने क्या किया, उस पतीले में आपने पानी रख दिया, अब पतीले के नीचे आपने क्या किया है, आग जलाई है। अब क्या होगा, पतीले के निचले हिस्से का जो पानी है जो कि आग के कांटेक्ट में है ये गर्म हो जाएगा, गर्म होने के कारण ये हल्का हो जाएगा और ऊपर की ओर उठ जाएगा,
ऊपर का और साइड का जो ठंडा पानी है वो क्या करेगा, वो इस गर्म हवा की जगह लेने के लिए आग आग के पास यानी जो पतीला है उसके निचले हिस्से में पहुंच जाएगा, फिर वो गर्म होगा, फिर वो ऊपर उठ जाएगा। इस तरीके से सारी प्रोसेस चलती रहेगी और यही प्रक्रिया क्या कहलाती है, कन्वेक्शन यानी संवहन। तो हमने क्या पढ़ा था, हमने ये पढ़ा था कि जो वायु और जल होते हैं ये संवहन प्रक्रिया से गर्म होते हैं, यानी इसी की प्रक्रिया, ये जो संवहन प्रक्रिया है इसी के कारण यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। अब अगर हम बात करें चालन प्रक्रिया की, तो चालन प्रक्रिया हमने सॉलिड्स में देखी थी यानी ठोसों में देखी थी। ठीक है, हमने बात करी थी कि ये किसमें होते हैं, ठोस में होते हैं। किसमें होते हैं, ठोस में होते हैं या ठोसों में होते हैं। और इसमें हमने क्या देखा था कि अगर हम एक रॉड ले लेते हैं लोहे की और उसे आग के पास रख लेते हैं, यानी उसका एक सिरा आग के पास रखते हैं, तो हम देखते हैं कि कुछ ही देर बाद इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो गया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, हीट का ट्रांसफर हो रहा है, ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है, जिसके कारण इसका दूसरा सिरा भी गर्म हो गया। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। ठीक है, किसमें हो रहा है, सॉलिड में यानी ठोसों में हो रहा है, चालन में। और क्या हो रहा है, बेसिकली जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो किस कारण हो रहा है, ये जो हिस्सा है रॉड का वो गर्म हुआ। ठीक है, किसके कारण, इस आग के कारण। इसके जो इधर का हिस्सा है वो ठंडा था, अब क्या हुआ, इसका टेम्परेचर ज्यादा है, इसका टेम्परेचर कम है, तो हीट का ट्रांसफर इधर की ओर हुआ, यानी इधर की ओर हीट मूव हुई। यानी क्या हो रहा है, क्योंकि टेम्परेचर डिफरेंस है, तापमान में अंतर है, इस कारण क्या हुआ, ऊष्मा स्थानांतरित। तो बेसिकली अगर हम बात करें ठोसों की, तो ठोस में जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो कंडक्शन माध्यम से होता है, और यहीं पर जो हीट का ट्रांसफर होता है यानी जो ऊष्मा का स्थानांतरण होता है वो गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर होता है। अब अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की, तो यहाँ पे आपसे यही पूछा गया है कि वह कौन सी प्रक्रिया है जिसमें जो आपके गर्म पिंड होते हैं, गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, तो वह प्रक्रिया कंडक्शन है, कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर चालन प्रक्रिया ही वह प्रक्रिया है जिसमें गर्म पिंड से ठंडे पिंड की ओर ऊष्मा का स्थानांतरण होता है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट है आपका the process of transferring of heat without any contact between the source of heat and the heated object, यानी वह प्रक्रिया जिसमें हीट यानी ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन ऊष्मा का जो स्रोत है और जो गर्म पिंड है उसके बीच में जो है कांटेक्ट नहीं होता, यानी दोनों में संपर्क नहीं होता। ठीक है, यानी क्या कहा गया है कि जो आपका हीट सोर्स है यानी ऊष्मा का ऊष्मा का स्रोत जो है और जो गर्म पिंड है, इन दोनों के बीच में संपर्क जो है नहीं है। आप देख सकते हैं दोनों अलग अलग है। ठीक है, संपर्क क्या है, नहीं है, हमने दोनों को अलग अलग रखा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा गया है कि इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, यानी यहाँ पे हीट का ट्रांसफर तो हो रहा है लेकिन ऊष्मा का स्रोत और जो पिंड है वो आपस में कांटेक्ट में नहीं है। तो यहाँ पे आपके ऑप्शंस हैं, पहला है कंडक्शन यानी चालन प्रक्रिया, दूसरा है कन्वेक्शन यानी संवहन प्रक्रिया, तीसरा है रेडिएशन यानी विकिरण प्रक्रिया,
और चौथा है आपका इंडक्शन यानी प्रेरण। ठीक है, प्रेरण। अब आपसे ये पूछा है कि यहाँ पे जो है हीट का ट्रांसफर तो होता है, ऊष्मा का स्थानांतरण होता है, लेकिन ऊष्मा का स्रोत और जो गर्म पिंड है ये आपस में कांटेक्ट में यानी संपर्क में नहीं होते। तो ये कौन सी प्रक्रिया जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण होता है? अब अगर हम बात करें कंडक्शन की, चालन प्रक्रिया की, तो चालन प्रक्रिया आपके ठोसों में होती है और यहाँ पर क्या होता है, जो आपका ऊष्मा का स्रोत है और गर्म पिंड जो है यानी जिसे गर्म करना है या जो गर्म पिंड है वो दोनों कांटेक्ट में होते हैं। जैसे हमने एग्जांपल लिया था एक लोहे की रॉड का, ठीक है, जिसका हमने एक सिरा जो है उसे आग के पास रखा और आग के पास रख के उसे गर्म किया। तो ये सिरा इसका गर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये आग के कांटेक्ट में था। या इसका दूसरा सिरा गर्म क्यों हुआ? क्योंकि ये आगे के सिरे के कांटेक्ट में था। तो यहाँ पे क्या हुआ? ऊष्मा का स्थानांतरण। नेक्स्ट है कन्वेक्शन। कन्वेक्शन यानी संवहन। संवहन किसमें होता है? वायु और जल में हमने देखा था। अब यहाँ पे क्या होता है, चाहे वायु है चाहे जल है, ठीक है, चाहे वायु है चाहे जल है, ठीक है। हमने यहाँ पे जल ले लेते हैं, पानी ले लेते हैं बर्तन में। हमने यहाँ एक बर्तन में पानी लिया, उसे आग के ऊपर रखा। अब क्या हुआ, जो पानी जो है आग के पास था यानी इस बर्तन के निचले हिस्से में था, वो आग के कारण या आग के कांटेक्ट के कारण, आग के संपर्क के कारण गर्म हो गया। फिर क्या हुआ, ये ऊपर उठा, फिर और पानी आया साइड से जो कि ठंडा था। अब ये ठंडा पानी भी आग के कांटेक्ट में आ गया, ठीक है, आग के संपर्क में आया, गर्म हुआ। तो बेसिकली कन्वेक्शन मेथड में भी क्या हो रहा है, ऊष्मा के स्रोत और गर्म पिंड के बीच में क्या है, कांटेक्ट है। अब अगर हम रेडिएशन की बात करें, विकिरण की बात करें, तो आप ये जानते हैं कि विकिरण प्रक्रिया जो है हमें जो है विकिरण प्रक्रिया के कारण ही सूर्य से पृथ्वी तक ऊष्मा आती है, हीट आती है, ठीक है। और आप ये जानते हैं कि सूर्य और पृथ्वी के बीच में जो है किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम नहीं। यानी हमने क्या कहा था, हमने ये कहा था कि जो विकिरण प्रक्रिया है इसमें ऊष्मा के स्थानांतरण के लिए किसी भी प्रकार के माध्यम की आवश्यकता नहीं होती। अब यहाँ पे जो है यही पूछा गया है कि गर्म पिंड और ऊष्मा का जो स्रोत है ये कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन फिर भी ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है। तो यहाँ पे जो ऊष्मा का स्थानांतरण हो रहा है वो विकिरण प्रक्रिया से ही हो रहा है, क्योंकि सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी तक विकिरण प्रक्रिया से ही होती है और यहाँ पे किसी भी प्रकार का कोई भी मीडियम या माध्यम नहीं है, या पृथ्वी और सूर्य आपस में कांटेक्ट में नहीं है, ठीक है, तभी भी हीट आ रही है। तो यहाँ पे जो ये क्वेश्चन है इसका जो आंसर होगा वो आपका ऑप्शन सी है, रेडिएशन। अब आपका अगला प्रश्न है, द नॉर्मल टेम्परेचर ऑफ ह्यूमन बॉडी, यानी मानव शरीर का जो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, सामान्य तापमान, वो कितना होता है, ये आपसे पूछा गया है। आपके ऑप्शन है 35 डिग्री सेल्सियस, 37 डिग्री सेल्सियस, 40 डिग्री सेल्सियस और 42 डिग्री सेल्सियस। अब अगर हम मानव शरीर का यानी जो स्वस्थ मानव है उसके शरीर के तापमान की बात करें तो ये आपका 37 डिग्री सेल्सियस होता है, यानी आपका जो आंसर है वो ऑप्शन बी। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मटीरियल विच अलो द हीट टू पास थ्रू देम इजीली आर कॉल्ड, यानी वह पदार्थ जो खुद से ऊष्मा को पास होने देता है, ऐसे पदार्थ को क्या कहा जाता है? आपका पहला ऑप्शन है इंसुलेटर यानी ऊष्मारोधी, ठीक है। नेक्स्ट है कंडक्टर यानी चालक, नेक्स्ट है सेमीकंडक्टर यानी अर्धचालक, नेक्स्ट है पुअर कंडक्टर यानी कुचालक, ठीक है। तो ऐसे पदार्थ जिनसे जो है ऊष्मा पास हो जाती है,
ऐसे पदार्थों को हम ऊष्मा के चालक कहते हैं। ऊष्मारोधी की अगर हम बात करें तो ऊष्मारोधी क्या होते हैं? वह पदार्थ होते हैं जिनसे ऊष्मा पास नहीं हो पाती। तो यहाँ पे जो ये आपका क्वेश्चन है, इसका आंसर है कंडक्टर यानी चालक। तो बच्चों, आज हमने जो आपका चैप्टर है हीट, इसके कुछ क्वेश्चन डिस्कस किए। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, आपने इसे नोट डाउन भी किया होगा। इसके साथ आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट लेक्चर में हम अगला जो आपका चैप्टर है उसे डिस्कस करेंगे। तो बच्चों, आपको क्या करना है, इस चैप्टर को रीड करना है अच्छे से, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चंस को रिवाइज करना है। अगर आपको किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप नेक्स्ट लेक्चर में पूछ सकते हैं। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।